लिखा हुआ है जी एडवेंट ऑफ इस्लाम, जुनैरा नजर आ रहा है? जी सर। दूसरा कॉलम है 712 से 1206 तक, यही है पेज? जी सर बिल्कुल। तीसरा पढ़ें। 1206 to 1526 डायनेस्टीज। शाबाश। डायनेस्टीज का पीरियड है। फिर 1526 से 1857, इट वाज द टाइम व्हेन द मुगल्स वर इन द शुगल्स। ठीक है जी। जी सर। 1857 से हम आएंगे 1947 तक। जी। ठीक है। अशरफ शाह जी कहते हैं कि आइडियोलॉजी इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इज नॉट देयर। बेटे ये पेज दे पहुंचो ना अशरफ जी, जो बोल रहे हैं हम पढ़ रहे हैं जी। बेटा पेज नंबर बताओ कौन सा है? पेज 4। पेज पेज 4। अशरफ शाह जी पेज 4 है बेटा, सब सुन ले, नोमान सुन ले। पेज 4 पे पहुंचे, जो हॉरिजॉन्टल है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहला स्टेप ये कि हमें पता हो टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। दूसरा स्टेप, उसके अंदर उसका ब्रेकअप करें तो कितनी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। तीसरा स्टेप कि हम कहां से चले और कहां तक पहुंचे। ठीक है जी। और चौथा स्टेप ये है कि जब हम ये पढ़ लें तो फिर हम ये देखें कि whenever the questions have been asked on these particular topics, so in which way those have been asked, or whether we have become in a position to attempt those or not. कहानी खत्म। ये 4 स्टेप टोटल हैं। फिर हमें ये कमांड होनी चाहिए। आई रिपीट दीज 4 स्टेप्स। सबसे पहले सिलेबस का टॉपिक पता हो कौन सा पढ़ने लगे हैं, फिर उसका ब्रेकअप पता हो कहां से शुरू होता है कहां तक जाता है। दो, तीसरा हमें पता हो कि हम कहां से चले हैं कहां तक पहुंच गए हैं। और चौथा, जब सारा पढ़ लिया है तो whenever the questions have been asked from these particular topics in the exam, तो in which way those have been asked। ठीक है जी। तो ये जब कर लें फिर हमें आगे कमांड का स्टेप आता है। वो क्या है? कितने पेजेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन कौन सी हेडिंग्स देनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। लेकिन एक दो लेक्चर जरा सा मैं कुछ चीजें आप तक कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाऊं, फिर इस पे बात करते हैं। हाँ जी, जुनैरा मौजूद है? जी सर। ओके। तो जनाब कुछ लोग कहते हैं जी पेज 5 है जी, कुछ कहते हैं पेज 4 है। पता नहीं आखिर आपको पेज 4 है या 5 है या 3 है यार, ऊपर लिखा हुआ तो नजर आ रहा है ना भाई। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, हॉरिजेंटल पेज है, कॉलम बने हुए हैं यार, कितना मुश्किल काम है उसको ढूंढ लेना 3-4 पेजेस में से। लेकिन बस हमारा तो काम है शोर मचाना। 14 अगस्त को कायद के मजार पर जाके हमने जो बाजे बजाए हैं, मैं कहता हूं कायद आज़म जिंदा होते तो बाकायदा डांटते कि ये क्या हरकत है भाई, ये मौजूब कौम है कोई, स्पाइडरमैन की तरह ऊपर चढ़ रहे हैं मजार पे कायद की। यार क्यों, मतलब क्या ऊपर छत पे, क्या वो खाना वहां पे खुला हुआ, क्या चक्कर क्या है, क्यों जाना छत पे? लेकिन क्या कर सकते हैं जी। कहते हैं हसन अहमद कहते हैं कायद को जगा रहे थे वो। कायद को क्यों जगाना है भाई, सोने दो, अल्लाह का वास्ता है। जाग गए तो हालत देख के बड़े परेशान होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, पेज 4 पे टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। नोमान को बिलाखिर मिल गया जी। नोमान कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, नोमान को टॉपिक मिल गया। आगा साहब कहते हैं इन व्हाट्सएप यू कैन फाइंड द सिलेबस इन डॉक्यूमेंट्स। बताया जी उन्होंने, और भी लोग ये सुन लें कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो कहते हैं सिलेबस समेत सब कुछ ये पड़ा हुआ है। ओके, तो सुनहरा बात शुरू करें। जी सर। तो बात कहां से शुरू हो रही है? बात शुरू हो रही है एडवेंट ऑफ इस्लाम से। सब कॉन्टिनेंट में एडवेंट ऑफ इस्लाम सबसे पहली चीज है। एडवेंट ऑफ इस्लाम, एडवेंट ऑफ इस्लाम में 5 people are there which are considered important, जिनमें नंबर 1 है उस्मान बिन अबी अल आस। उस्मान बिन अबी अल आस। दूसरा आदमी इसका भाई है, हिज नेम वाज मुगीरा।
तीसरा आदमी है मुहल्लब बिन सगीरा। मुहल्लब बिन सगीरा। नंबर 4 अब्बाद बिन जियाद। सर नंबर 4 पे तो सनान बिन सलमान लिखा हुआ है। एक ही बात है, वो कर लें। नंबर 5 ओके सर। सन्नान बिन सलमा। फिर हम जाएंगे 712 से 1206 तक, जिसमें सबसे पहली बात है अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। दूसरी चीज है इसमें impacts of the policies of मोहम्मद बिन कासिम। impacts of the policies, यार मार्कर एक है वो कम चल रहा है भाई, मार्कर दूसरा दो डार्क। impacts of the policies of मोहम्मद बिन कासिम। Number 3 invasions of Sultan Mahmud Ghaznavi। इन्वेजन्स ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी। और एक चीज इसके अंदर और है जी, लास्ट इन्वेजन ऑफ शहाबुद्दीन गौरी। इन्वेजन ऑफ शहाबुद्दीन गौरी। ये गुड मॉर्निंग बोर्ड पे किसने लिख दिया भाई? पहले जगह हमारे पास कम है, वो काम के ऊपर आपने गुड मॉर्निंग भी लिख दिया। गुड मॉर्निंग बना भी दो, साथ फूल भी बना दे भाई। नहीं जी, अब इन पे बारी बारी बात करके देखते हैं कि क्या सिलसिला चल रहा है। हाँ जी जुनैरा साथ है? जी सर। ओके, सबसे पहली बात है एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो एडवेंट ऑफ इस्लाम में सबसे पहले हमने लिखा है उस्मान बिन अबी अल आस। तो सबसे उससे भी ज्यादा जरूरी गौर करना है कि व्हाई दिस एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट। देखें जी, बोर्ड नजर आ रहा है आपको जुनैरा समहाउ? सर एक्चुअली मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ तो मैं एक ही इस पर नोट्स जो है वो सामने हैं। ओके ओके ओके, अच्छा जी, ये मैंने बनाया है जनाब पाकिस्तान का मैप, और ये मैंने साथ उसके बनाया गंदा इंडिया, और ये मैंने बनाया बंगाल। तो अब नोट्स आप मेरे बेटे कर दें साइड पे, बोर्ड को सामने ले आओ, पिक्चर को ले आओ, वीडियो को, ताकि आप देख सकें जी सर, क्या देख बन रही हूँ। रहा है। ये जो एरिया में डॉटेड कर रहा हूं सारा, हाँ जी जुनैरा आ रहा है? जी सर। जुनैरा ये जो डॉटेड एरिया बनाया है ये क्या है? जी यहां लिखे जनाब उस्मान असलम साहब, आगा साहब, नोमान साहब, हसन अहमद। ये डॉटेड एरिया क्या लग रहा है आपको? सिंध का एरिया लग रहा है। जुनैरा क्या कह रही हो? सर सिंध। सारा पाकिस्तान है भाई, खाली सिंध क्यों है?
पाकिस्तान सर वो मैप की वो साइड लग रही है। हाँ, आप सब ने लिखा है पाकिस्तान, मैं कहता हूं आपने गलत लिखा है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये प्यारा पाकिस्तान है। ठीक है जनाब, तो लिखे यहां पे प्यारा पाकिस्तान, और उसके साथ क्या है, ये अभी मैं कह रहा हूं गंदा इंडिया। ठीक है, चलिए छोड़ो उसे। ये इधर है जनाब बंगाल, ये जो डॉटेड एरिया मैंने इस तरफ भी बना दिया, ये है बंगाल। लवली पाकिस्तान, उस्मान असलम कहते हैं शाबाश, वेरी गुड। और मोहम्मद अमीर, अच्छा मिला के लफ्ज लिखा हुआ, स्पेस नहीं है, नाम मुश्किल पढ़ने हुए बेटे, मुझे मुश्किल हुई। मोहम्मद अमीर साहब हैं, वो कहते हैं प्यारा पाकिस्तान, वेल डन जी, वेरी वेल सेड, आई एग्री, प्यारा पाकिस्तान। अच्छा जी, ये है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के साथ है ये जो कंट्री है, ये है अफगानिस्तान है। ठीक है जी, अफगानिस्तान के साथ यहां जाके आ जाता है ईरान, ईरान के साथ आ जाता है यहां इराक, और इराक के साथ ही आ जाता है सऊदी अरेबिया। हाँ जी, मैप जरा समझ आ रहा है आपको बोर्ड पे? यस नो? बैक एंड फोर्थ डिस्कशन विद Zunaira keeps disrupting the video. Is it possible to take the discussion the chat box only? नहीं जी, मायरा आसिफ कहती हैं कि जो डिस्कशन जब किसी से हो रही होती है तो वीडियो डिस्टर्ब होती है उससे। पहली बात तो ये कि बेटे आई डोंट एग्री विद इट कि वो होता है ऐसा, हालांकि नहीं होना चाहिए। और वीडियो क्या करें, वीडियो पिन कर लें जी, आप वो एडमिन कह रहे हैं उससे नहीं होगी। दूसरी बात ये कि भाई ये तो ऑनलाइन क्लास है, एक तो पहले ही मैं यहाँ पे अंधों की तरह खड़ा हुआ हूँ, नजर नहीं आ रहा सामने कुछ, सिर्फ स्क्रीन है। तो दूसरा जो एक बच्चे से बात, किसी एक से मैं सारा वक्त जरूर करता रहता हूँ बदल बदल के स्टूडेंट्स, ताकि जरा सा मुझे पता तो चलता रहे क्लास को बात मेरी समझ आ रही है भाई। अगर चैट पे खाली रहूं तो मैं वो पढ़ता रहूं कि पढ़ाऊं, लेक्चर दूं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरा सा मुश्किल है। सैयद अहमद भी कहते हैं कि मायरा अगर आप वीडियो को पिन कर लें तो फिर आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी, और यू कैन पिन द वीडियो ऑफ सर ओनली, वो कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है। नोमान कहते हैं वेरी गुड सर, लव यू टू, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ये आ गया प्यारा पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ये इराक, और ये सऊदी अरेबिया। अच्छा जी, अब बात यह है कि ये जो सऊदी अरेबिया है, यहां से इस्लाम स्टार्ट हुआ था, अगर आपको याद हो, ये बिगनिंग है हमारी इस्लाम की, ओरिजिनल प्लेस ऑफ ओरिजिन। Even in the time of Pius Caliphs, even in the time of second Pius Caliph, Hazrat Umar Farooq, they all people were having great interest in this region of subcontinent. Why they were having a great interest in this region? Because they wanted to communicate the message of Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam to the maximum number of human beings. ज्यादा से ज्यादा इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना चाहते थे। And this area, India, Pakistan, Bangladesh, it has always been one of the most populous regions of the world. हमेशा से यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ पे किसी तरह एक्सेस हमारा बने इस एरिया पे, सो दैट कि अल्लाह का पैगाम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। इन दिस रिगार्ड वी सी दैट इन द टाइम ऑफ सेकंड पॉइस कैलिफ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, we see that a person whose name was Usman bin Abi al-As, who was the governor of बहरीन, बहरीन का गवर्नर है जी उस्मान बिन नबी अल आस, जो पहले पाई का नाम आपके पास लिखा हुआ है, गवर्नर ऑफ बहरीन है ये। जुनैरा है साथ? जी सर। गवर्नर ऑफ बहरीन है जी ये। कौन? उस्मान बिन अबी अलास। इसके साथ इसका भाई था मुगीरा। दे बोथ अटैक द कोस्टल एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और जिन दो एरियाज पे उन्होंने अटैक किया उनका नाम था थाना एंड भरोच, THANA, थाना एंड भरोच। थाना भाई ये इलाके का नाम है, अल्लाह माफ करे, पंजाब पुलिस वाला थाना ना समझ लेना, वहां पे अटैक करके मरना है किसी ने, मारेंगे पकड़ के। अच्छा जी, तो थाना और भरोच जो है, दीज वर द टू एरियाज वेयर दीज जेंटलमैन अटैक्ड उस्मान बिन अबी अलास
एंड हिज ब्रदर मुगीरा। फिर 644 एडी में, ये देखिए 644 एडी, मुहल्लब बिन सगीरा जो है 644 एडी में ही अटैक फ्यू कोस्टल एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट एज वेल। लेकिन फिर वक्ती तौर पे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मना फरमाया कि अभी आप यहाँ पे अटैक ना करो। उसकी सर्टेन रीजन थी। रीजन ये थी कि एक तो यहाँ पे फूड एंड वाटर डेफिशिएंट एरिया था, पानी और खुराक की किल्लत थी, तो अगर आके यहाँ कब्जा कर लेते तो उसके बाद पानी और खुराक की किल्लत का सामना करना पड़ता बहुत से मुस्लिम्स को जो यहाँ आते। और अगर थोड़े लोग भेजते थे कब्जा करने के लिए तो यहाँ पे डैकवर्ड्स जो हैं दे वर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनाइज्ड, तो बहुत से मुसलमान शहीद हो जाते थे, इसलिए वक्ती तौर पर उन्होंने मना फरमाया। Then we see in the time of Hazrat Ali that a person whose name was Abbad bin Ziyad, he captured the area of Kech, and Sannan bin Salma captured the area of Makran. ये जी सन्नान बिन सलमा जिसने मकरान के एरिया पे कब्जा कर लिया, और अब्बाद बिन जियाद जिसने केच के एरिया पे कब्जा कर लिया। सन्नान बिन सलमा और अब्बाद बिन जियाद ने ना सिर्फ इन इलाकों पे कब्जा कर लिया, बट दे मैनेज टू allocate their Muslim warriors, those who came with them, as the governors of these regions as well. यहां तक कहानी समझ आ गई सुनहरा? यस सर। मोहम्मद कासिम का भी मैंने कुछ जिक्र किया नहीं, लेकिन इस्लाम तो आ चुका। सो एक मिसकॉन्सेप्शन जो है दैट इज रिक्वायर्ड टू बी शन आउट के इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड हियर इन सब कॉन्टिनेंट बाय मोहम्मद बिन कासिम। नॉट एट ऑल। Islam was introduced here by these great Muslim warriors. Yes, Muhammad bin Qasim was the one who managed to spread Islam successfully here in subcontinent. But whereas the introduction of Islam is concerned, it had already been introduced by the courtesy of these valuable, distinguished people: Usman bin Abi Alas, Mughira, Muhallab bin Saghira, Sannan bin Salma, and Abbad bin Ziyad. Oh, कोई बात समझ में आती है भाई? यस सर। तो सुनहरा नाश्ता किया? नो सर। हाय नो सर, तभी तो आवाज नहीं आ रही है। नो सर। नहीं सर, वो मैं नोट्स लिख रही। नोट्स लिख रही। नाश्ता कितना करती है सुनहरा? सर पराठे खाते हो क्या? नहीं पराठे खाती हूँ सर। कितने? एक पराठे से क्या होता है? आप लाहौर की रहने वाली है सुनहरा? जी सर। एक पराठे से क्या बनता है? 4 5 3 पराठे, पता चले। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मायरा क्या कहती है जी? वो कहती है मारिया, सॉरी मारिया रेशम, वो कहती हैं उस्मान बिन अबी अलास एंड सगीरा अटैक ड्यूरिंग कैलिफ उमर्स टाइम। यस, कहाँ गया भाई चैट ग्रुप? अच्छा जी, कहाँ गया? कैलिफ उमर्स टाइम। यस, एंड अब्बाद बिन ज़ियाद एंड सनान बिन सलमा अटैक ड्यूरिंग कैलिफ अलीस टाइम। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है बेटे आप। हसन अहमद आ गए हैं, कहते हैं 1 पराठा 4 नान। वाह जी वाह, ये आया ना शहजादा, लाहौर का शहजादा या गुजरांवाला का कम अज कम। क्यों भी हसन कहाँ का है? मारिया रेशम ऐसे कहती हैं जस्ट टू कंफर्म। बिल्कुल बेटे, इट इज कंफर्म। ओके जी, तो सुनहरा यहाँ तक बात पहुंची। सुनहरा थक सोने के बोल के? नो सर। पक्की बात है? जी सर, पक्की बात है। ग्रेट। मैं ये कहता हूं कि चीजों को याद करना नहीं है, याद रखना है। ठीक है जी। और हसन अहमद साहब कहते हैं ही बिलोंग्स टू UKC, UKC। जुनैरा, इसका क्या मतलब है? ये कौन सा एरिया है पाकिस्तान का? UKC? हाँ जी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ चकवाल। ठीक है, मैंने ऐसे ही नाम रखे हुए हैं। USM, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मुरीद। ठीक है भाई, हमने अपने एरियाज के नाम बड़े बड़े करके लेंगे ना, हम खुद अपने एरियाज की इज्जत करेंगे तो बनेगी ना। बट दिस इज फॉर लाहौरीज, यूनाइटेड किंगडम ऑफ चकवाल कहता है ये चकवाल साहब, बट दिस इज फॉर लाहौरीज, खाने पीने वाला। हाँ बिल्कुल 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 सही कहते हैं आप हसन, हमारा काम ही लाहौर के लोगों का ना। हमारे 2 शौक हैं,
एक तो तरह तरह के खाने खाना, ठीक है, 3 शौक मेन लाहौर जो मशहूर है, हमारा काम है, मैं लाहौर करने वाला हूँ। एक तो तरह तरह के खाने यार खाते रहना, रात को 2:30 बजे भी उठ के यार ये यार वो यार पावे खा के आई यार। एक दूसरा गलत रास्ता बताना दूसरे को, अच्छा वो जान गलत नहीं बताते, वो हम नदी में बताते हैं, पैर तो सीधे चले जाओ, सीधे आगे तुम सीधे हाथ हो जाओ, वो तो तुम खबे हाथ मुड़ा है, अगर खबे हाथ मुड़ेगा उसे बाबा खलोता होएगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ अगर वो बाबा वहां से चला जाए तो फिर अच्छा जी, एक नीले दरवाजे वाला कार आएगा, अच्छा ये भी एक निशानी हमारी होती है। मेनली हम नहर से निशानियां बताते हैं कि नहर से सज्जे हो जाए खब्बे हो जाए। और तीसरा हमारा शौक जो है ना भाई, वो बड़ा अजीबो गरीब शौक है हमारा। तीसरा जो शौक है वो ये है कि गप्पे मारना, ऐसी गप मारते इतनी संजीदगी के साथ कि यार आज तारीख है 18, वेखना 25 तक हुकूमत गई जे, सारी गल हो गई, मियां वापस आ रहे हैं बस हवा में। शौक है, हर इलाके के लोग अपने अपने ना तरीकेकार होते हैं, तो यहाँ के लोग इस तरह खुश रहते हैं ना शुगर लगा के। अच्छा जी, तो आगा फरहान अली साहब आगे गए सर, is there any significance of the contribution of रुखैया बिन अली in bringing Islam to? Yes, of course, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए कि हमने सिर्फ जो ये हम पढ़ नहीं रहे ना, हिस्ट्री पढ़ नहीं रहे, मैंने पहले ही में आपको क्लियर किया कि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ वो इंसिडेंट्स पढ़ रहे हैं those can be related with the ideology of Pakistan in the later stages of the political history of the subcontinent. तो मेरा स्लोगन क्या कहता है जुनारा, कि चीजों को याद करना नहीं है, याद रखना है। तो याद करता कौन है? वही है ये शख्स जिसने रटा लगाया हुआ है, और इम्तिहान में जो कोनी मार के आप कह रहे होते कि यार पहला लफ्ज बता दो, ठीक है, इसने रटा लगाया हुआ, इसे समझ कोई नहीं आई है। और वो शख्स जिसने याद रखा हुआ है वो है जिसकी मेमोरी का हिस्सा बन गई चीज, वो 10 साल बाद दूसरी चीज, वो कब बनती है मेमोरी का हिस्सा? जब हम स्टोरिकल मैनर में चीजों को पढ़ ले, जब हम जहन से ये बर्डन हटा दें कि हम ये कोई एग्जाम देने के लिए इसको पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ जहन में कहानी रखेंगे कि कहानी है क्या ओरिजिनल, और उसके इन अकॉर्डेंस जब भी सवाल आएगा वो हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं 2 दिन लेक्चर्स दे लूं तो फिर ये टॉपिक 1-2 खत्म हो गए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो टॉपिक हमने टोटल पढ़े हैं इनके बारे में जब क्वेश्चन आस्क, व्हेनेवर द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, तो इन विच वे दोस हैव बीन आस्क्ड, फिर मैं आपको बोर्ड पे वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपने एग्जाम में उसको कैसे सॉल्व करना है, हेडिंग्स कौन सी देनी है, लिखना क्या है जो इररेलेवेंट भी ना हो जाए, जो ड्रैग भी ना हो जाए, जो डिट्रैक भी ना हो जाए। वो कोई बात समझ में आती है भाई? जुनेरा जी सर। ओके, जुनेरा कहानी ठीक चल रही है? जी सर ठीक चल रही है। ओके, तो अब बात ये है आगे कि हमने चलना है, अब हम पहुंचे, टाइम गुजरता चला गया, आपने देखा कि इस्लाम हैड इंट्रोड्यूस्ड इन सब कॉन्टिनेंट बाय द कर्टसी ऑफ दीज पीपल, जिनका हमने 5 लोगों का मेन नाम, वैसे बहुत सारे लोग हैं, ये 5 मेन हैं। एक सईद बिन नासिर था, द गवर्नर ऑफ मकरान, हु वाज किल्ड बाय समबडी, तो वो भी एक आदमी अहम लोग थे, लेकिन 5 मैंने मेन लोग आपको बताए। अब बात पहुंची 712 तक। हुआ ये कि ये जो इंडिया है, इंडिया के साउथ ईस्ट में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है श्रीलंका। उस जमाने में इसको सीलोन कहते थे, पहले इसको CEYLON, सीलोन। सीलोन में फ्यू अरब्स जो थे, हम लोग मुस्लिम्स जो थे अरब के, दे वर वेरी वेरी गुड एट ट्रेड, एंड फॉर ट्रेड पर्पसेस दे हैड गॉन टू द डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दराज के एरियाज में पहुंचे होते थे। इसी सिलसिले में ये सीलोन भी पहुंचे हुए थे, श्रीलंका। तो वहां पे जो अरब मर्चेंट्स जाते थे वो ना सिर्फ अपना ट्रेड का काम करते थे बल्कि साथ वो इस्लाम की प्रीचिंग भी करते थे, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन कुछ लोगों ने वहां इस्लाम कबूल भी कर लिया हुआ था, एंड दे मैरिड द लोकल वुमेन। बड़ा गुर्बत का जमाना होता था, ये जो ट्रेडर जाते थे इनके पास पैसा भी होता था, नेक लोग होते थे, इस्लाम की प्रीचिंग करते थे, तो जो लोकल्स होते थे वहां के, दे स्टार्टेड गेटिंग इम्प्रेस्ड कि ये अगर अमीर हैं तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाते, ये नेक लोग हैं, पाकिरदार लोग हैं, वो इनके इखलाक से
इनके किरदार से मुतासिर होते थे, और कुछ लोकल वुमेन जो थी उन्होंने शादियां भी की इनके साथ, ट्रेडर्स के साथ, और उन्होंने इस्लाम भी कबूल किए। उनकी वजह से उनसे रिलेटेड कुछ लोगों ने भी इस्लाम, आहिस्ता आहिस्ता सीलोन में काफी सारे लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया। ड्यू टू सम पर्टिकुलर डिजीज, आउटब्रेक ऑफ सम डिजीज, few Arab merchants died there. जब वो फौत हो गए तो उनकी डेड बॉडीज को एक शिप में रखवाया गया और साथ उनके बिठा दिया गया उनके विडोज और ऑर्फन्स को। सुनहरा, ये बात समझ आ गई? जी सर। शिप गिनती जा बेटा, एक शिप हो गया। यस। मुस्तफा है, हफ्सा है, सॉरी, हफ्सा कहती है सर 1 मिनट स्टोरी दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। स्टोरी तो बिल्कुल बात स्टार्ट हुई है बेटे। आई रिपीट कि अरब ट्रेडर्स जो थे ये सीलोन भी पहुंचे हुए थे ट्रेड करने के लिए। अमीर लोग थे, कैरेक्टर बहुत अच्छा था, नेक लोग थे, इस्लाम की प्रीचिंग करते थे। इनके कैरेक्टर से मुतासिर होकर वहां की वुमेन जो थी उन्होंने ना सिर्फ इनके साथ शादियां की बल्कि इस्लाम भी उन्होंने एम्ब्रेस कर लिया, और उनकी वजह से और भी लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो सीलोन में बहुत से लोग मुसलमान हुए उस जमाने में इन ट्रेडर्स की वजह से। और फिर ये हुआ कि ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ सम डिजीज कुछ अरब मर्चेंट्स वहां फौत हो गए। उनकी डेड बॉडीज को, ऑर्फन्स को और विडोज को एक शिप में रखवाया। किसने? किंग ऑफ सीलोन ने। दूसरे शिप में किंग ऑफ सीलोन ने रखवाए प्रीशियस गिफ्ट्स। ये प्रीशियस गिफ्ट्स किसके लिए हैं? सुने, ये जो ट्रेडर्स थे दे बिलोंग्ड टू इराक। ये जो एरिया में लाइनिंग वाला बना रहा हूं जी, इराक से बिलोंग करते थे जी ये। तो उस जमाने में इराक का जो गवर्नर था उसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ ये गवर्नर है जी इराक का। तो जो दूसरा शिप था ना उसमें किंग ऑफ सीलोन ने हज्जाज बिन यूसुफ के लिए ढेर सारे प्रीशियस गिफ्ट्स रखवा दिए। दो बातें। शिप कितने हो गए सुनहरा? 2 ships। 2 शिप हो गए जी। 6 शिप सुनहरा और डालें बीच में, अब कितने हो गए? 8 शिप्स हो गई जी। ये जो बाकी 8 शिप्स हैं, बाकी जो 6 शिप्स हैं, इनमें कौन है? इनमें पीपल ऑफ सीलोन है, दोज हु आर गोइंग टू परफॉर्म द पिलग्रिमेज, हज और ज़ियारत वगैरह करने के लिए जा रहे थे। 8 शिप है जी। सबसे अगले शिप में है जो ट्रेडर्स फौत हो गए थे उनकी डेड बॉडीज और उनके ऑर्फन्स और विडोज। दूसरे शिप में है प्रीशियस गिफ्ट्स, और जो बाकी 6 शिप्स हैं उनमें है सीलोन के लोग। दीज ऑल 8 शिप्स वर गोइंग towards their place of origin which was Iraq, और ये यहां से जा रहे थे, अरेबियन सी से इन्होंने गुजरना था, और इनका ख्याल था कि with relative ease they would be able to carry on their journey towards their native place, but कातबे तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। वहां पे when they were passing through the area of Arabian Sea तो बहुत सख्त तूफान आया समंदर में, जिसकी वजह से इनके जो 8 शिप्स थे ये इधर उधर डोलने लगे। इन लोगों ने जो बेस्ट पॉसिबल उसका मैयर लिया वो ये लिया कि अपने जो 8 शिप्स थे उनको आपस में टाइट डाउन कर लिया, बांध लिया, ताकि एक दूसरे से जुदा होकर कहीं हजारों सैकड़ों मील दूर न चले जाएं। तो उन्होंने 8 के 8 शिप्स एक दूसरे के साथ बांध लिए इन्होंने। तो वो 8 शिप्स सपेड़े खाते हुए तूफान के समहाउ अरेबियन सी की कोस्ट के नजदीक पहुंचे, जहां आजकल हमारा शहर है कराची, और उस जमाने में उसको दीबल कहते थे, DEEBAL, दीबल। ये शिप जब वहां पहुंचे पेड़े खाते तूफान के, वहां पे जो डैकवेट्स थे, पायरेट्स ऑफ सिंध जो थे, डाकू, उन्होंने इन शिप्स पे कब्जा कर लिया। जो औरतें और बच्चे थे उनको, मर्दों को, उनको, इंसानों को कैद कर लिया। प्रीशियस गिफ्ट्स पे भी कब्जा कर लिया जी, शिपों पे भी कब्जा कर लिया। All the ships were captured by those pirates of Sand। तो ये इस तरह ये गिरफ्तार हो गए लोग। Out of these prisoners, somehow, I really don't know how, but तारीख में 2 अहम बातें लिखी जाती हैं। एक पे मैं ज्यादा यकीन नहीं करता, दूसरी पे करता हूं। एक तो ये है कि out of those prisoners,
a woman whose name has been written in history as Nahida. Somehow she became successful sending a letter to the then governor of eastern side of Muslim empire. सुने जुमला मेरा, गवर्नर ऑफ ईस्टर्न साइड. देखिए ये है सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया से इस्लाम इंट्रोड्यूस होता है दुनिया में, तो उस जमाने में ये सऊदी अरेबिया और इसके ईस्ट में इराक. तो गवर्नर ऑफ ईस्टर्न साइड ऑफ मुस्लिम एम्पायर हज्जाज बिन यूसुफ को ये खत मिला कि द मुस्लिम्स हैड बीन कैप्चर्ड देयर, their lives, their honor, their dignity, their valuables, each and everything was at stake. So Hajjaj bin Yusuf must try to do something. एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट इसमें है जो बयान किया जाता है, वो ये है कि जिस वक्त ये जहाज वहां पे अरेबियन सी के नजदीक जाके साहिल पे लगे, तो 2 या 3-4 लोग जो हैं वो जहाज में से निकल के उन डाकुओं की नजर बचा के छुप गए जाके कहीं साहिल पे. और जिस वक्त वो इनको गिरफ्तार करके ले गए तो वहां से निकले एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी. और वो वहां से पैदल धक्के खाते खूते ये सिंध से होते हुए बलोचिस्तान, यहाँ से ईरान और ईरान से होते हुए यहाँ इराक पहुंचे समहाउ. और उन्होंने ये इतला जो है गवर्नर ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ मुस्लिम एम्पायर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंचा दी. लेकिन दोनों सूरतों में से जो भी एप्लीकेबल है, इतला हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंच गई, जिसको मैं एक जुमले में यूं कहूंगा कि ये सारे यहाँ पे दे वर कैप्चर्ड. एंड व्हेन द गवर्नर ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ मुस्लिम एम्पायर हज्जाज बिन यूसुफ केम टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, बस सारी बात बीच में रगड़ी की. नाहिदा ने खत लिखा जी, खत पहुंच गया जी, वो बंदे छुप गए थे जी, बंदे गए थे जी ना. When the governor of eastern side of Muslim empire Hajjaj bin Yusuf came to know about this incident. हाँ जी, ये बात समझ आई आपको जुनेरा? जी सर. आपने देखा बेटा मैंने कैसे सम अप कर दिया चीज को, लेकिन फिर आपको क्यों बता दिया ये सारी बात मैंने दोनों सूरतों वाली? इसलिए कि आपके जहन के अंदर नॉलेज बैकग्राउंड पे पूरा चल रहा हो. ठीक है बेटा? जी सर. ओके. हज्जाज यूसुफ को पता चला तो जनाब ही वाज सेट ऑन फायर. मतलब ना उनको जलाल आ गया. वेरी वेल सेड, शाबाश. उसको आग लग गई ना जी. उसने कहा जी कि मैंने नहीं छोड़ना इनको कोई भी. ओ भाई ये मजाक किया, सेट ऑन फायर लिखना देना. अच्छा वो कहते हैं नायाब अजहर कहते हैं हाउ डिड द वुमेन रीच सऊदीया. यार वो माफी देते हैं, नहीं पहुंची सऊदीया वो. अच्छा जी. मोहम्मद अवैस शायद क्या कहते हैं, एग्रेशन. हाँ एग्रेशन आ गया, गुस्से में आ गया वो. नायाब आप जो कह रही है कौन सी वुमेन सऊदीया पहुंचा दिया आपने? नाहिदा. वो तो उसके बारे में तो कहते हैं उसने लेटर लिखा था जो समहाउ हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंच गया था इराक में. गवर्नर ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ मुस्लिम एम्पायर. सऊदी अरब का तो जिक्र भी नहीं हो रहा, इराक तक बात हो गई बेटे. अच्छा जी. तो और वुमेन खुद थोड़े गई थी, अगर वो भी बात मान ले रवायत हम वुमेन वाली, तो भी लेटर है ना. और उसको मैंने शन आउट कर दिया बात सारी. मैंने कहा कि जनाब when he came to know about this incident हज्जाज बिन ओके. हज्जाज बिन यूसुफ ने एक खत लिखा यहाँ के राजा को, सिंध के राजा को, जिसका नाम था राजा दाहिर, और उसको कहा कि हमारे ये लोग जो है ये आप रिलीज कर दे. दे आर इनोसेंट पीपल, दे वर नॉट ट्राइंग टू अटैक योर एरिया, दे वर सिंपली पासिंग बाय दैट एरिया. तो हज्जाज बिन यूसुफ ने जवाब में ही रियली गेव द कोल्ड शोल्डर. बिल्कुल उसने कोई लिफ्ट ही ना इसको कराई. और rather he replied कि he was not aware of any such incident. Moreover, he said that the Dacoits there were never under his control. तो वो क्या कर सकता है इसमें? अच्छा, इस बात पे जो है हज्जाज बिन यूसुफ को और गुस्सा आया जी. और हज्जाज बिन यूसुफ sent here a person whose name was उबैदुल्लाह. उबैदुल्लाह को हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध भेजा along with 1000 soldiers और 1000 soldiers and 300 horses. वो मैं हसन अहमद का सवाल पढ़ रहा था, पता नहीं वो क्या कह रहे हैं. इज इट अ सेम फेमस स्टोरी अबाउट दैट लेटर? यस ऑफ कोर्स वही है बेटा. ये तो अक्सर जिक्र आप सुनते हैं इसका. वो सेंट कहते हैं उबैदुल्लाह जी. उबैदुल्लाह नाम है जर्नैल का. 1000 सिपाही और 300 घोड़े देके भेजा है. बट दे अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ लोकल ब्राह्मण्स. यहाँ पे राजा दाहिर वगैरह दे वर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग. और उबैदुल्लाह यहाँ पे पहुंचा जनाब 1000 सिपाही लेके,
but all those 1000 soldiers were either captured or they were killed. उनके घोड़ों पे कब्जा कर लिया। और जिस वक्त उबैदुल्लाह को यहाँ के जर्नैल ने मारा, राजा दाहिर के जर्नैल ने, तो मारते हुए उसने उबैदुल्लाह को कहा कि भाई को इजी नहीं लेने का था रे क्या। हाँ जी जुनैरा, ये बात समझ आती है? जी सर। जुनैरा बड़ी देर से मेरे साथ है जी, बेचारी थक जाएगी, अक जाएगी, नाश्ता भी बेचारी ने नहीं किया हुआ जी, और हमने उसे तंग किया हुआ। बेटी से माजरत भी और बहुत शुक्रिया भी, उसने हमारे से बात की। अब हम बात किससे करेंगे? अब हम बात करेंगे हसन अहमद साहब से। लाइन पे लाएंगे हसन अहमद साहब को। जुनैरा बेटा थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। हसन अहमद जी, हसान सॉरी, अच्छा डबल ए है उधर, हसान जी। सर वालेकुम अस्सलाम। हसान पहले तो बड़ी माजरत बेटे, मैं आपका नाम गलत ले रहा था, तो मैंने डबल ए अब देख लिया, हसान अहमद, ठीक है जी। जी सर, आप सुनते हैं? जी सर, आवाज आ रही है आपको? ये रेडियो पाकिस्तान है, आप सुन रहे थे खबर शोर रेडियो से ऐसे आते हैं। अच्छा जी हसान बेटे, बहुत डिस्टॉर्शन है आपके माइक में। किससे बात कर रही? उस्मान अशरफ साहब से बात करा दीजिए। हसान बेटे से माजरत कर लेते हैं, बात नहीं हो रही, बहुत शोर आ रहा है। मोहम्मद उस्मान असलम ही नाम है जी, अगर मैं सही कह रहा हूं। सर वालेकुम अस्सलाम। उस्मान कैसा बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? या फाइन थैंक यू। उस्मान की आवाज सुन के लग रहा है पहला बंदा जिसने नाश्ता करके बैठा हुआ जो, क्यों उस्मान? एग्जैक्टली सर, जी बिल्कुल। आवाज ही फ्रेश होती है नाश्ते वाले बंदे की। ओके, तो उस्मान कहाँ है इस वक्त? लाहौर में कहीं और है? सर मैं अभी तो लाहौर में हूँ। अभी तो, और तभी तो इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में रहने वाले इस्लामाबाद के हैं आप? जी सर। लाहौर में आए हुए हैं ये इसके लेक्चर्स के लिए, किसी काम से आए हुए हैं? सर नहीं, वैसे ही अभी इधर रह रहा हूँ, फैमिली इश्यूज। अच्छा, फैमिली इश्यूज कह रहे हैं? सॉर्ट ऑफ चले, मतलब लाहौर में रह रहे हैं ना आप? जी सर बिल्कुल। रास्ता तो नहीं किसी से पूछा कहीं का? नहीं सर, मैं जानता हूँ लाहौर को बहुत खूब। मैं क्या रास्ता पूछेगा ना, तुझे इधर उधर कब बताएंगे लाहौर के लोग। अच्छा जी, तो क्या बात हो गई भाई? उस्मान साहब यहां तक कहानी समझ आ रही है आपको सारी? जी बिल्कुल सर। उबैदुल्लाह को मारते हुए क्या कहा उसने? कि हमें नहीं पता कि आपके जो बंदे हैं वो किधर हैं। उबैदुल्लाह को जब मारा तो उसको मारते हुए कहा लोकल ब्राह्मण्स ने कि भाई को इजी नहीं लेना था यार, ऑलराइट। हल्का। अमीर हमजा कहते हैं हल्का नहीं लेने का था। अच्छा, अब समझ आ गई आपको उस्मान? जी सर। ओके, अच्छा जी, उबैदुल्लाह मारा गया और 300 घोड़ों पे कब्जा भी कर लिया, 1000 सिपाही मार दिए। When Hajjaj bin Yusuf came to know about this unfortunate incident कि मेरे 1000 सिपाही मारे गए, 300 घोड़ों पे कब्जा हो गया, तो हज्जाज बिन यूसुफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा चलो सिपाही तो आते जाते रहते हैं, वो मेरे 300 घोड़ों पे भी कब्जा कर लिया। तो उसको बड़ा ज्यादा जो है वो गुस्सा चढ़ गया। फिर उसने यहाँ भेजा मोहम्मद बिन कासिम को, a brave young Muslim general who had already proved his worth as a great warrior, as he had come back after a successful expedition from Persia in those days. और 17 साल का था जी, दामाद भी था वो हज्जाज बिन यूसुफ का, हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा भी था। तो उसने यहाँ पे इसको भेजा और जनाब उसको, अच्छा एक सेकंड, हसान को क्या कहते हैं? ओके, आई थिंक फैन एट बैक साइड, सॉरी फॉर इंटरप्शन इन वॉइस आफ्टर सम टाइम, टेक मी ऑन कॉल। ओके हसान बेटा, जरूर, वाई नॉट। थोड़ी देर बाद हम एडमन याद रखें कि थोड़ी देर बाद हमने हसान साहब को दोबारा कॉल पे लेना। वो कहते हैं फैन चल रहा था उसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो रही थी। अच्छा जी, तो उस्मान कहां तक बात पहुंची? सर हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था और वो 17 ईयर के थे और उनके दामाद भी थे। लॉ भी था, जो उसका नेफ्यू भी था, वो जनाब अली यहाँ पे पहुंच गया। मोहम्मद बिन कासिम विद 6000 आर्मी वो यहाँ पे आया है। अच्छा जी, लोग कहते हैं when Muhammad bin Qasim appeared before Dibble in 711 AD, he was
17 years old. अच्छा, मौलवी वहीदुद्दीन दौरे हाजिर के रिसर्चर हैं, हिस्टोरियन हैं, ही बिलोंग्स टू इंडिया। मौलवी वहीदुद्दीन साहब का ख्याल है कि ये मोहम्मद बिन कासिम वाज नॉट 17 व्हेन ही केम हियर, रादर ही वाज 27 years old. अच्छा, कुछ कहते हैं 17 साल का था, कुछ कहते हैं 27 साल का था। मैं कहता हूं यार हमने रिश्ता देना है, वो जितने भी साल का था हमें क्या, बस ही बस ए यंग वॉरियर हु केम हियर। उस्मान, बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, उस्मान आप करते क्या हैं? सर अभी तो सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ, भी शुरू की है। उससे पहले मैंने बैचलर्स किया मीडिया कम्युनिकेशन में। मीडिया कम्युनिकेशन में? जी सर। जी, तायरा खान है, कहती है जी विच मौलवी, रिपीट नेम। मौलवी हमीदुद्दीन। वहीद, डब्ल्यू से वहीदुद्दीन। मौलवी साहब ही लिख देता है बंदा, तायरा विच मौलवी, मौलवी साहब। अच्छा जी, मौलवी साहब है, वहीदुद्दीन साहब हैं जी। अच्छा जी, तो मोहम्मद बिन कासिम व्हेन ही केम हियर, तो उसने अकलमंदी है, ही वाज अ ग्रेट जर्नल। मोहम्मद बिन कासिम वाज इनफैक्ट बड़ा इंटेलिजेंट लड़का था। मोहम्मद बिन कासिम ने यहां आके बकायदा पहले रैकी की कि हाउ ही कुड मैनेज टू डिफीट द लोकल ब्राह्मण्स। जब उसने रैकी की, बंदे अंदर भेज दिए, वो 2-4 दिन में बंदे अंदर घूम फिर के वापस आए और आगे उन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम साहब, you would not be able to defeat the locals because they were really very very strong. बहुत बड़ी फौज है इनके पास, हजारों लाखों की तादाद में, असला बहुत ज्यादा है उस जमाने के मुताबिक, तीर तलवार शलवार, और आप इनको मार नहीं सकते और इनको आप शिकस्त ऐसे नहीं। लेकिन एक वीकनेस है इनकी, और वो वीकनेस क्या है? वो वीकनेस है इनकी, क्या कहते हैं उसको, तवहम परस्ती को, सुपरस्टिशियसनेस। सुपरस्टिशियस है बहुत, तो मतलब डरते हैं बहुत मुख्तलिफ चीजों पे। कहीं घर से जाने के लिए काली बिल्ली आगे से गुजरे वापस चले जाते हैं। तो उस्मान क्या मतलब लेते हैं इसका, काली बिल्ली आगे से जा रही है तो? सब बैड सर, वो सही कह रहे हैं, सर पता नहीं सर, समझते हैं, बैड ओमन समझते हैं कि आगे से गुजर गई है तो रास्ता खराब हो जाएगा, बिल्ली जा रही है तो। हालांकि बैड लक समझते हैं। हालांकि मेरा ख्याल इसमें यह है कि काली, मेरा मतलब यह है कि काली बिल्ली भी कहीं जा रही है, उसे वो काम होगा, काली बिल्ली वेरी तो नहीं होती ना उस्मान जी, वो भी कहीं जा रही होगी यार अपने काम से, बेचारी, जाने से उसको काली बिल्ली को, ठीक है। लेकिन वो समझते थे काली बिल्ली आगे से गुजरी तो आज का दिन खराब हो जाएगा जी, तो वापस इस कदर तवहम परस्त थे, इस कदर सुपरस्टिशियस थे, बैकवर्ड थे मेंटली। मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी इस बैकवर्डनेस से फायदा उठाने का सोचा और उसको ये बताया गया मोहम्मद बिन कासिम को कि साहिल पे आप खड़े हैं, आपको क्या गम, ठीक है, आप यहां खड़े रहें थोड़ी देर। उस्मान, ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। क्या मतलब इस बात का? सर उन्हें वेट करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्होंने बंदे भेजे थे अंदर उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि इनको किस तरह डिफीट किया जा सके। तो उनको ये पता चला कि ये सुपरस्टिशन है, तो उन्हें भी वेट करने के लिए कहा गया था मोहम्मद बिन कासिम को। हाँ जी, वो साहिल पे खड़े थे। साहिल पे एक मंदिर था राजा दाहिर का। वो मंदिर क्या था? वो एक फोर्ट था, एक तरह का किला था, बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा था। उसके अंदर हजारों की तादाद में फौज मौजूद थी, किले में दरवाजे बंद थे और किले के ऊपर एक सुर्ख रंग का झंडा लहरा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम वाज टोल्ड कि अगर आप ये सुर्ख झंडा गिरा दें किसी तरह, तो इनका ईमान है कि जब तक ये सुर्ख झंडा जो है ये लहरा रहा है, nobody would be able to defeat them unless this red flag is being hoisted successfully here। हमें कोई हरा नहीं सकेगा जब तक इसको फ्लैग को कोई यहां से गिरा ना दे। इसको वो बहुत अपने लिए बैड फॉर्चून समझेंगे कि फ्लैग गिर गया और उनका हौसला ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो टास्क वाज दिस कि फ्लैग गिरा दिया जाए। उस्मान, ठीक है बात? राइट सर। अब फ्लैग गिराया कैसे जाए? बाहर से आप ऊपर जा नहीं सकते, स्पाइडरमैन तो नहीं है कि कायद के मजार पे चढ़ जाएंगे हम। उस जमाने में इतने काबिल लोग थोड़ा ही थे कोई, ठीक है। तो
अंदर जाए तो अंदर फौज है, तो गिराएं कैसे? तो ऑलवेज रिमेंबर माई सेंटेंसेस कि यू कैन नॉट शन आउट साइंस फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स, साइंस इज द मिरेकल ऑफ ऑल टाइम्स। तो whosoever is scientifically advanced, he is having an edge over the others। तो इनके पास एक चीज थी मंजनीक, आज कैनन, आजकल के दौर की कैनन समझ लें आप उसको, तोप में से गोला निकलता है, मंजनीक में से पत्थर निकलते थे, बहुत से लोग, सैकड़ों लोग इसको ऑपरेट करते थे, बहुत बड़ी मशीन होती थी, बहुत बड़ी, उसमें से बड़े बड़े पत्थर निकल के जाते इलास्टिसिटी के साथ दूर दूर तक, डिस्टेंट प्लेस तक। वो जाके एक, हाँ जी कैटापल्ट्स की बात कर रहा हूं, वो जाके, कौन है जी? आगा साहब है जी, आगा साहब। वो जाके पत्थर जाके लगे, एक पत्थर जा लगा फ्लैग पे और फ्लैग गिर गया। एज सुन एज द फ्लैग वाज डाउन, द मोरल ऑफ द लोकल्स वाज आल्सो डाउन। और रात के अंधेरे में सीढ़ियां लगा के कुछ मुस्लिम जो थे कासिम की फौज के, वो इस पे किले पे भी चढ़ गए और किले के ऊपर चढ़ के जो है बहुत सख्त जंग हुई। जो हिंदू थोड़े बहुत सो गए, जाग रहे थे रात के वक्त, उनको मारा। बाकी जाग के जितनी देर में आए तो कुछ मुस्लिम जो ब्रेव थे बहुत, उन्होंने लड़ते लड़ते नीचे तक पहुंच के किस तरह किले का दरवाजा खोल दिया। रेस्ट ऑफ द आर्मी ऑफ कासिम वाज आल्सो एंटर्ड इन द फोर्ट। द डॉग फाइट बिगेन, जिसको आप 10 जंग कहते हैं। इन दैट पर्टिकुलर डॉग फाइट किसी वक्त राजा दाहिर इनके हथे चढ़ गया। राजा दाहिर was killed. As soon as he was killed, the rest of the army of Raja Dahir, they surrendered and few people ran towards ब्राह्मण आबाद। ये है जी प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और ये सिंध का एरिया, और सिंध के एरिया में से यहां पे आप ये देखिए, ये है देबल। तो देबल से इन्होंने कब्जा किया कराची पे, आजकल के कराची पे, देबल पे। यहां से राजा दाहिर की फौज भागी और ब्राह्मण आबाद पहुंची। दे चेस देम, ब्राह्मण आबाद पे उनको पकड़ के मारा, वो वहां पे खत्म किया। फिर ये मुल्तान की तरफ चल पड़ा राजा दाहिर, जहां हाफिज का मुल्तानी सोन उलवा होता है। मुल्तान पे कब्जा किया, एंड देन ही वाज हेडिंग टुवर्ड्स कश्मीर व्हेन ही वाज कॉल्ड बैक बाय the authorities. Why Qasim was called back? A very shameful story, and we are not concerned with it, and we should not take any part in it. लेकिन सर राजा दाहिर जो था वो दीबल में मारा नहीं गया था? मारा गया ना भाई। तो फिर आगे आर्मी गई उसकी मुल्तान की तरफ। यार बेटा वो मुझे ना एडवन भाई मुझे चाय भेजें, ठीक है? अच्छा, और राजा दाहिर मारा गया था, उसके सारे बंदे तो नहीं मारे गए ना, भागे वो वहां से, और एक जगह थी ब्राह्मण आबाद, वहां पहुंच गए। इन्होंने उनका पीछा किया और ब्राह्मण आबाद जाके मारा। वहां से फिर ये मुल्तान पे कब्जा करने चल पड़े। मुल्तान से पहले किधर गए? सैयद अहमद। रास्ते में बेटा बहुत सी जगह छोटी मोटी जो थी उन पे कब्जे करते चले गए। उस जमाने में ये नहीं होता था जिस तरह अब आज आप मुल्तान से निकलते हैं और लाहौर आते हैं तो रास्ते में 10,000 जगह और आएंगी, आबादी ही आबादी है। उस जमाने में काफी दूर तक बीच में कोई आबादी ही नहीं होती थी। एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुंचने में बीच में आबादी ही नहीं समटाइम्स होती थी। लेकिन छोटे मोटे एरिया थे, लिखे हुए नोट्स, नाम मुल्तान पहुंचे, वहां से ही वाज हेडिंग टुवर्ड्स कश्मीर व्हेन ही वाज कॉल्ड बैक। चला गया जी, कासिम वापस चला गया। बट अब मेरे साथ जरा मेंटली रह के गौर कीजिए। उस्मान मेंटली मेरे साथ हैं? yes, sir. आप गौर कीजिए उस जमाने को, जरा आप विजुलाइज कीजिए कि व्हाट वर द ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ दोज डेज। कि whosoever was the conqueror, जिसने आपने फतह हासिल की है, now he would humiliate the conquered people। अब वो उन लोगों को ह्यूमिलिएट कर छोड़ेगा जिन पे उसने फतह हासिल की है। ये उस दौर का तरीक़ाकार है। एंड द नेटिव्स हियर, द लोकल्स हु आर द नेटिव्स हियर, they were having this thing in their mind and they had prepared their minds कि now they would be humiliated। उस्मान, ये बात समझ आ गई आपको? Right, sir. This is what the locals were expecting कि अब हमें ह्यूमिलिएट किया जाएगा, मार पड़ेगी। लेकिन what happened? The conquerors treated them with great generosity. General pardon was announced। आम माफी का ऐलान कर दिया गया और
कासिम ने बूढ़े, बच्चे और औरतें, उनके लिए तो वैसे ही का इनको तो मारना ही नहीं, जवान भी जो लड़ेगा सिर्फ उसको मारेंगे, वरना उसको भी नहीं मारेंगे। उस जमाने की ट्रेडिशन ये थी कि जो कंकरर होगा, नाउ ही वुड ह्यूमिलिएट, वो आपके पहला स्टेप आपके रिलीजन्स को बैन कर देगा। दूसरा स्टेप, आपके रिलीजियस प्लेसेस जो हैं दोज वुड बी सेट ऑन फायर और रादर दोज वुड बी डिस्ग्रेस्ड। सबसे पहला स्टेप होता था कि मजहब को बैन करते थे। दूसरा स्टेप ये होता कि उनकी जो इबादत गाहें होती थी, रिलीजियस प्लेसेस, वहां पे अपने घोड़े बांध देते थे ले जाके, इन ऑर्डर टू क्रिएट डिसग्रेस फॉर द रिलीजियस प्लेसेस ऑफ द कंकर्ड पीपल। तीसरा स्टेप ये होता था कि वो उनको ह्यूमिलिएशन स्टार्ट करते थे। दे यूज्ड टू टेक आउट देयर वुमेन, they used to take out their men and children as their slaves. They confiscate their property, used to confiscate the properties of the conquered people. They used to impose heavy taxes upon the local people. इतना humiliate कर देते थे कि उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाता था। उस्मान, समझ आ रही बात? राइट सर। लेकिन ये कौन लोग आ गए? ये जो सारा मैंने locals were expecting to be done with them by the conquerors. लेकिन ये कौन लोग हैं भाई? ना आपके रिलीजन को बैन किया, ना रिलीजियस प्लेसेस को डिस्ग्रेस किया, ना रिलीजियस प्लेसेस को आगे लगाई, ना वहां पे आपके प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया, ना इनडिस्क्रिमिनेट ब्लडशेड किया, बिला तफरीक कत्ल व गारत, ठीक है जी, ना आपने यहाँ पे उनके औरतों को ह्यूमिलिएट किया। रादर द अरब सोल्जर्स started making marriages with the local women, which created a strong bonding in between the Arabs and the Indians. Their men and children were not made the slaves. Their young people, their older people, they were not disgraced. Rather, Qasim gave jobs to reasonable Brahmins and Buddhists in administrative departments. So it created a strong bonding in between them, and the locals were really impressed, and they started admiring the conquerors के यार ये कौन लोग हैं जो इतने अच्छे मजहब के मानने वाले हैं, जो हमें कुछ कह ही नहीं रहे, जिन्होंने हम पे कब्जा भी कर लिया है लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो the locals were really very much impressed और they started admiring the conquerors. ऐसे में कासिम ने वहां से बुलाए थे अरब मिशनरीज, those who used to preach Islam, और इस्लाम की प्रीचिंग से जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे कंकरर्स के एडमायरर्स बन चुके थे, यार बड़े अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, they started embracing Islam, and in this manner all those areas of Sindh and Punjab, present day Sindh and Punjab, those had been captured, conquered by Qasim. Those were under the rule and control of Qasim. The people living here in these areas, Sindh and Punjab, they started embracing Islam in huge numbers. Obviously not overnight, but with the passage of time, the areas in present day Pakistan, the areas of Sindh, ये सिंध बनाया जी मैंने, ये सिंध का एरिया, सिंध and Punjab, these areas started becoming the Muslim majority areas. ठीक है जनाब, ये समझ आ गई आपको बात? यस सर। सिंध एंड पंजाब मैंने देखे शेडेड कर लिया ये एरिया, यानी these areas of present day Pakistan, Sindh and Punjab became the Muslim majority areas due to the efforts of Muhammad bin Qasim. डन है जी? जी सर। सबा जान मोहम्मद वो कहती हैं जनाब कैन यू प्लीज रिपीट द लास्ट पार्ट सर। अच्छा जी कर रहे हैं, जरा मेरी बेटी ये बता दो कहां से। सर लास्ट पार्ट तो यही बनता है कि जो मुस्लिम अरब थे वो शादियां करना शुरू हो गए थे, आर्मी ने शादियां की और उनके साथ अच्छा सलूक किया। यानी आप पॉजिटिव बात भी नेगेटिव तरीके से बता रहे हैं, शादियां करनी शुरू हो गए थे। The Arab soldiers gave respect to the local women and started making marriages with them, and which created a strong bonding between Arabs and the Indians.
शादियां करनी शुरू हो गई, ऐसे इस तरह लड़ाई होगी तुझसे। अच्छा जी, सबा कह रही जी अरेबियन मिशनरीज वाला। हाँ जी, अरब मिशनरीज यहाँ पे आ गए, उन्होंने इस्लाम की प्रीचिंग की। और सबा जो लोग लोकल्स जो थे, दोज हु हैड ऑलरेडी बिकम द एडमायरर्स ऑफ द कंकरर्स, के यार ये बड़े नेक लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने फतह हासिल करके भी हमें ह्यूमिलिएट नहीं किया, रिस्पेक्ट दी, कत्ल नहीं किया, तो वो पहले इनके जनाब फैन हुए थे। तो जिस वक्त प्रीचिंग हुई और पता चला कि ये मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, तो उन्होंने तेजी से इस्लाम को कबूल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रेजेंट डे एरियाज ऑफ सिंध और पंजाब जो हैं, यहां पे इस्लाम फैलता चला गया। जी सबा लिखें अगर ये बात समझ आ गई है तो, बल्कि सबा की तरफ चलते हैं। उस्मान बेटे से लेते हैं जी इजाजत, और थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू उस्मान, गॉड ब्लेस यू। और बात कराइए जी सबा जान मोहम्मद से। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेयर बेटा। हेलो सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सबा, अब आवाज आई है? जी सर। कैसी हो आप? ठीक हो? जी सर, आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसे हैं? आई एम फाइन टू। सारा इमरान कह रही है राजा दाहिर का सोल्जर्स मोहम्मद बिन कासिम अपने एरिया बाहर निकलने के लिए मुल्तान तक पीछे आए थे। राजा दाहिर का चैप्टर क्लोज हो गया बेटे सारा। राजा दाहिर का चैप्टर जो है वो यहाँ पे क्लोज हो गया था दीबल में। उसकी फौज के कुछ लोग भाग के पहुंच गए थे ब्रह्मनाबाद में, इन्होंने ब्रह्मनाबाद पहुंच के भी उनको मार दिया। और फिर वो मुल्तान तो अलग उसका मिशन है कासिम का, कि वो भी कंकर करना चाहता था। वो तो आगे कश्मीर और फिर वहां से आगे इंडिया प्रेजेंट डे जो है वहां पे सारा जाना चाहता था, बट ही वाज कॉल्ड बैक। तो सबा है हमारे साथ। सबा, सिंध और पंजाब पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बनना इसका कि ये कासिम का क्रेडिट है, ये बात समझ आ गई आपको? जी सर, आ गई समझ। ओके। अब एक पेज पे साइड पे कुछ टाइम पीरियड्स नोट कीजिए। सबसे पहला टाइम पीरियड 712, सॉरी सबसे पहला है एडवेंट का, लिखे साइड पे पेज पे जी। 7, ये एडवेंट ऑफ इस्लाम का। दूसरा है 712 से 715, 3 इयर्स। ये वो 3 साल हैं जिसमें कासिम वाज हियर। आगे लिखिए 715 से 871, 715 से 871, ये वो पीरियड है which would be having the impacts of the policies of Qasim, impacts of the policies of Qasim। लिख लिया? डन सर। तीसरा इसके आगे लिखिए 871 से 992, 871 से 992। डन। इसके आगे लिखिए इंडिपेंडेंट स्टेट्स बाय अरब प्रिंस मंसूरा। दाऊद अहमद 715 से 871 है, 871। इंडिपेंडेंट स्टेट बाय जी मिनहाल कह रही हैं जी रिपीट कर दें ये टाइम पीरियड्स, मैं रिपीट करता हूं बेटे। सबसे पहले है मिनाहिल एडवेंट ऑफ इस्लाम, दूसरा है 712 से 715, इसके आगे है 715 से 871, फिर है 871 से 992, अगला टाइम पीरियड है 992 से 1001, 992 से 1001, फिर 1001 से 1027, 1027 तक,
फिर 1027 से 1192 तक, फिर 1192 से 1206 तक। एट 71 से 992, 992 से 1001, 1001 से 1027, 1027 से 1192 और 1192 से 1206। डन सर। सर आपने लिखवाया इंडिपेंडेंट स्टेट बाय 871 से 1992, इसको रिपीट कर दें भाई एक सेकंड, पीटीआई से मोहब्बत आपकी अपनी जगह, पीटीआई से, लेकिन 1992 नहीं है, 992। ओके सर, 992 के वर्ल्ड कप की झलकियां देखते रहते हो ना हर वक्त तुम लोग, ठीक है? वो नो सर, नॉट अ फैन ऑफ क्रिकेट। बस आपने घबराना नहीं है, ठीक है? जब भी परेशानी हो 1992 के वर्ल्ड कप की झलकियां देखें और खुश हो जाए। ओके जी सर। अच्छा जी, तो अब क्या कर रहे हैं हमने भाई? सर आपने लिखवाया इंडिपेंडेंट स्टेट बाय, मैंने अरब प्रिंस मंसूरा, जी सैयद हैदर अब्बास शाह जी आ गए हैं जी। शाह जी, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजिर है, सुना हुआ है ना आपने ये? अच्छा जी, तो शाह जी ये देखें जी, वो कहते हैं जी, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका, कहते हैं पंजाब में सिर्फ पाकिस्तान साइड वाला पंजाब ही ऑक्यूपाई हुआ था और इस्लाम आया था। द आंसर इज यस, ठीक है? ओके जी, तो कासिम वाज कॉल्ड, कासिम तो वापस चला गया, लेकिन उसकी पॉलिसीज का इंपैक्ट चलता रहा और 715 से लेके 871 तक, 715 से 871 तक जो भी उस जमाने के खलीफाए वक्त होते थे मुसलमानों के, 715 से 871 तक, वो ये सिंध और पंजाब के जो एरियाज थे प्रेजेंट डे पाकिस्तान के, यहां पे मुस्लिम गवर्नर जो है वो बना के भेजा करते थे, एलोकेट किया करते थे किसी को यहां पे मुस्लिम गवर्नर। ये बात समझ आ गई आपको सबा? यस सर। ओके अच्छा, 871 में व्हाट हैपेंड कि एन अरब प्रिंस मंसूरा केम हियर इन द सब कॉन्टिनेंट, उसने डिफरेंट एरियाज पे कब्जे किए और फिर उसने कहा कि भाई खलीफा वक्त नहीं यहां पे कोई गवर्नर अपॉइंट करेंगे, independent states whosoever was sitting at any place in the capacity of a raja maharaja, वो स्टेट का मालिक, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होगी सारी। अच्छा जी, उससे क्या हुआ कि 871 से 992 तक इस तरह चलता रहा सबा। ओके ओके सर। 992 में एक स्ट्रेंज इंसिडेंट जो है दैट टुक प्लेस, ड्यू टू विच whole of the complexion of the subcontinent was changed altogether, the political environment I was talking about। उस हुआ क्या कि 992 में लाहौर जो है जगह हमारी लाहौर, यहां का एक गवर्नर था, his name was राजा जयपॉल, गवर्नर नहीं था भाई, सॉरी, वेरी सॉरी, राजा था, राजा जयपॉल। सबा कौन था राजा जयपॉल? जी सर, गवर्नर नहीं। अच्छा, यानी जो मैंने कहा है गलत, लाहौर नहीं, लाहौर का राजा था। यानी जो मैंने गलत कहा है वो पहले वही वाला गलत कह के सही करना है ना। वेरी सर, गुड, सॉरी। लाहौर का राजा जी, राजा जयपॉल। राजा जयपॉल वाज अ वेरी वेरी रूड राजा, इसलिए he was a लाखों की इसके पास फौज थी, तीर तलवार नेज़े ढाले भाले घोड़े हाथी, टू कैपिटल हाथी एलिफेंट्स। उस जमाने में जिसके पास फौज में एलिफेंट्स होते थे उसको नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। उसकी रीजन क्या थी कि यू आर नॉट हैविंग एनी सच डिवाइस जिसकी मदद से आप हाथी को मार दें। देखे ना सबा, जी सर। लगा आ रहा है घोड़े पे, आपने तीर मारा फौजी को नहीं लगा, घोड़े को लग गया तीर, तो घोड़ा तड़फेगा, वो कहता है भाईजान मार देता, ऐसा ही है ना? जी जी, घोड़े को तीर लगेगा ना जाके भाई जोर से, है ना? जी सर।
जी सर। वही तीर आप हाथी को मारे, हाथी कहते हैं ये क्या बदतमीजी है, हाथी जी को तीर सर। लगाएंगे, ठीक है जी ना। जी जी तो वो हाथी ना, एलिफेंट्स यूज्ड टू ट्रैम्पल द आर्मीज ऑफ द अदर्स, अपने मुकाबलों की आर्मी को कुचल देते थे, ट्रैम्पल अपने नीचे कुचल के चले जाते, हाथी इतने स्ट्रांग होते थे। तो जिसके पास फौज में हाथी होते थे, हसन अहमद कहते हैं व्हाई दे डोंट यूज आंट्स। अगर तो आंट्स से मुराद आपकी यहां पे चूंटियां हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो चूंटी हाथी के पास लेके कैसे जाएंगे। और अगर आंट से मुराद यहाँ पे बीच में यू लगा दें आप, पुप्पो है, तो फिर बड़ा खतरनाक काम है हाथी के लिए भाई। कहते माय नेम इज पुप्पो बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ठीक है। एनीवे इट इज सिंपली ह्यूमर, नथिंग एल्स, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इधर से बातें बनी हुई हैं। अच्छा जी, तो हसन अहमद यार, आप वो इतनी अकल वो कहां से लेके आते कि जाके चूंटियां भी आती हूं। कैसा हसन ने टेक्निकल फार्मूला निकाला है कि हाथी आ रहा है, चूंटी पकड़ के छोड़ दो उसके ऊपर। वाह जी हसन वाह। ओके, सब आपने देखा कैसे कैसे साइंसदान है हमारे पास। जी सर। इसे कहते हैं पाकिस्तानी तरीका, ठीक है। जी सर। तो यस सर। अमेरिकन जब स्पेस में गए, तो वहां पे जाके उन्होंने नोट करने की चीजें शुरू की, तो पता चला कि उनका वो पेन शेन जो भी ले गए थे उसका काम ही नहीं करता था। तो उन्होंने कई हजार लाख डॉलर लगा के एक ऐसा पेन जनरेट किया जो ग्रेविटी के अदर देन ग्रेविटी जो है वो काम कर सके। तो व्हेन द रशियंस वेंट देयर, तो दे सिंपली टुक अ सिलिकॉन पेंसिल विद देम, तो उसे नोट करके ले आए थे। काम करने का तरीका है ना। तो हमारा तरीकाकार क्या है जो हसन ने निकाला है। ओके जी, ये राजा जयपाल जो था ये बहुत रूड हो गया, क्योंकि इंग्लिश की एक फ्रेज है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ये बात समझ आ रही है आपको सबक? जी सर। जी सर। क्योंकि एब्सोल्यूट पावर, अच्छा यहां पे करप्ट का मतलब वो रिश्वत लेना नहीं है, करप्ट का यहां जी पे मतलब है एरर दे जाना। जैसे आप कहते हैं यार मेरे कंप्यूटर की विंडो करप्ट हो गई है, यानी एरर दे गई है। तो एक आदमी जिस वक्त मुतलकुल अनान आमिर बन जाता है, अ पर्सन व्हेन ही बिकम्स अ डिक्टेटर, तो फिर वो कहता है कि मैं डरता वारता किसी से नहीं हूं, और ये जितने भी लोग हैं मैं इनको सीधा करके रख दूंगा, कहता है ना वो बंदा। ऑब्वियसली सर। वो क्यों यस सर, कहता गॉट इट। है? He is enjoying क्योंकि उसके पास यस यस सर एब्सोल्यूट पावर एंजॉय कर रहा है। वो ये भूल जाते हैं कि ये वक्त उनकी रऊनत पे खाक डालेगा, वो जो बोलते हैं खुदा के लहजे में। समझ आई आपको बात? ठीक है। यस सर, गॉट इट। चक्कर यस क्या है? सर। चक्कर ये है भाई इसमें कि आपको चाहिए ये कि आप जिस वक्त पावर में हो तो आप पावर को डिल्यूट करें, और आप इस तरीके से उसको डेवोल्यूशन करके रखें कि हर चीज के एक्सपर्ट जो हैं वो अलग अलग बाइफरकेट करें। लेकिन सारा कुछ बंदा वो अपने हाथ में रखता है, तो फिर वो एब्सोल्यूट गलतियां करता है, करप्शन करता है, एरर दे जाता है। कैसे करता है? कहता है जी मिनहाल 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 कह रही है जी, शेर रिपीट कर, कौन सा वाला शेर बताओ, शेर बोले कौन सा शेर रिपीट करते हैं, आखिरी वाला कौन सा था? ये वक्त उनकी रऊनत पे खाक डालेगा, वो जो बोलते हैं खुदा के लहजे में। ठीक है जी। 17 अगस्त 1988, सॉरी 14 अगस्त 1988, जंग अखबार की हेडिंग, मैं आसानी से जाने वाला आदमी नहीं हूं, अभी 25 साल और हुकूमत करूंगा, सदर ममलकत जनरल मोहम्मद जियाउल हक। ये हेडिंग है 14 अगस्त 1988 के अखबार की। 17 अगस्त 1988 उसी अखबार की हेडिंग, जस्ट आफ्टर 3 डेज, सदर ममलकत जियाउल हक का जहाज एक धमाके से हवा में फट के तबाह हो गया, सदर ममलकत समेत कई अहम अफराद हलाक। खुदाई दावा कैसे किया? मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह की जात है, तकब्बर सिर्फ अल्लाह कर सकता है, इंसान को आजिज होना चाहिए, इसके अलावा यू आर नॉट हैविंग एनी चॉइस, आप कर ही नहीं सकते ना। तकब्बर मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह की जात है। तो भाई ये मैं जनरल ज़िया के मैं खिलाफ नहीं हूं, ना मैं उसके हक में हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं किसी के हक में नहीं, मैं दरवेश आदमी हूं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि खुदाई का असूल क्या है, अल्लाह पाक ने समझाया क्या है हमें, कि इंसान तकब्बर नहीं कर सकता। फिरौन
नमरूद, क्या हशर हुआ उन लोगों का, ठीक। एनीवे, लेकिन द बेसिक लेसन ऑफ हिस्ट्री इज दैट मैन नेवर लर्न्स फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखता। राजा जयपाल ने भी कुछ नहीं जी सीखा। राजा जयपाल, सभा मेरे साथ है इधर है? जी सर, जी सर। राजा जयपाल who was enjoying absolute power, वो बहुत ताकत में, नशे में, घमंड में था। एक दिन एक बंदा उसके पास आया और आगे कहने लगा, राजा साहब। हाँ जी, सभा क्या कहते हैं? राजा साहब ना, राजा साहब, इससे असर पड़ता है जरा बात में। जी सर, राजा साहब। राजा साहब, ये जो एरिया है अफगानिस्तान में, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में ले गया जी मैं आपको, पाकिस्तान की सरहद से जरा बाहर। यहां ये एरिया है जी गजनी का, GHAZNI, गजनी। उसने कहा यहां पे एक मुसलमान बादशाह की हुकूमत है राजा साहब, हिज नेम इज सुबुक्तगीन। जी, बोलेंगे सुबुक्तगीन, लिखेंगे सुबिक्तिगिन, याद रख ले स्पेलिंग के लिए इसके, सुबिक्तिगिन। उसने कहा राजा साहब ये बहुत अमीर बादशाह है, हीरे जवाहरात है इसके पास, अशरफियां हैं, दिरहम हैं, अटैक कीजिए, कब्जा कर लें। आपने इतनी बड़ी फौज किस लिए पाली हुई है? तो राजा साहब ने कहा कि सिपाही, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया, फौज तैयार करो। उसने कहा ऐसा कोई काम खुद भी किया। कई बार फौज तैयार हुई, तीर तलवार नेज़े ढाले भाले लाखों की तादाद में, और हाथी घोड़े साथ, और चल पड़ा लश्कर लेके। सभा, ये कहां जा रहा है राजा जयपाल? सर ये गजनी जा रहा है, सुबुक्तगीन के ऊपर अटैक, सुबुक्तगीन पे अटैक करने गजनी जा रहा है। शाबाश। गजनी पहुंचा क्योंकि ही वाज इन अ ह्यूज पावर, और इसका ख्याल था कि ये आराम से लोकल्स को मारे पीटेगा जी, पकड़ के शिकस्त दे देगा उनको। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू हिज एक्सपेक्टेशंस, उन्होंने इसको बहुत मारा भाई, बहुत मारा। जूते तो अच्छा लफ्ज नहीं है, शूज मारे जिसको, शूज कर दिया, और ये शूज खा के वहां से नहीं हुआ। कहता है चले भाई जिन माफी दे दें। तो सुबुक्तगीन वगैरह ने कहा माफी तुम्हें किस बात की थी, तुमने अटैक किया। कहता जी ऐसे करें, मेरे से 10,000 दिरहम ले। उसने कहा चलो 2 दिरहम दो 10,000। तो कहने लगा राजा जयपाल के सरकार, आपके यहाँ गजनी अफगानिस्तान में मेरा ये ATM कार्ड चल नहीं रहा, तो मैं आपको पैसे किस तरह से दे दूं? ये बात समझ आ गई सबा? जी सर। ये लिख तो नहीं दोगी? नहीं सर। शुक्र है खुदा का। मैं कहा आप लोग सर ने कहा था हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं, अगर आप लिख देंगे वो आपको कुछ नहीं कहेगा, पहले वो ये ढूंढेगा किस बंदे को ये बात पढ़ाई किसने है। राजा जयपाल का ATM कार्ड अफगानिस्तान में नहीं चल रहा था। अच्छा जी, बहरहाल हुआ क्या कि इसने, राजा जयपाल ने उसको कहा सुबुक्तगीन को कि आप बंदे मेरे साथ लाहौर भेजें, मैं वहां जाके आपको पेमेंट कर दूंगा। तो उसने कहा चलिए ठीक है। तो राजा जयपाल के साथ सुबुक्तगीन के बंदे चल पड़े। ये बंदे राजा जयपाल के साथ कहां आ रहे हैं सबा? लाहौर। लाहौर आ रहे हैं जी। लाहौर पहुंचे हैं जी। और ये बाबू साबू देखा हुआ है आपने सबा? बाबू साबू? नहीं सर। ये लाहौर की एंट्रेंस है मोटरवे से, ठीक है। बस ये बाबू साबू क्रॉस किया है और इसने उनको चपेड़े मारनी शुरू की बंदों को, राजा जयपाल ने सुबुक्तगीन के बंदों को। उन्हें कहने लगा कौन से पैसे, चलो भाग जाओ यहाँ से। उन्हें कहने क्या बदतमीजी है। 12 बंदे चपेड़े खा के गए जी वापस सुबुक्तगीन के पास, और जाके सुबुक्तगीन को कहने लगे कि सुबुक्तगीन साहब, आपकी वजह से हमारी भी बड़ी बेइज्जती हुई है। तो सुबुक्तगीन ने कहा कि चलो पहले तुम कौन सा यहाँ बड़े DCO लगे हुए थे, पहले तुम्हारी बेइज्जती होती है। कोई बात नहीं। सुबुक्तगीन को गुस्सा चढ़ा। अब इधर पहुंच गया लाहौर। राजा जयपाल लाहौर तो आ गया, बंदे भगा दिए उसने सुबुक्तगीन के। लेकिन इस कनिंग था, बड़ा क्लेवर आदमी था, इसने अंदाजा लगाया कि वो सुबुक्तगीन जिसको मैं बिट्रे करके आया हूं, अब वो रिटेलिएशन में मेरे पे अटैक करेगा। ये 992 से टाइम आगे जा रहा है जी 1001 तक, ठीक है जी सर। 992 से ऑनवर्ड्स है 1001 तक, 9 साल। अब इसने, राजा जयपाल ने सोचा कि बजाय इसके कि वो मेरे पे अटैक करे, मैं दोबारा अटैक कर देता हूं ताकि उसकी रिटेलिएशन से बच सकूं।
इसने हिंदू राजे महाराजे जो और थे उनसे पैसे इकट्ठे किए, कितना एक मुसलमान बादशाह से जंग हो पड़ी है, मेरी मदद करें। उन्होंने मदद की थी, पैसे वैसे दिए, और जनाब इसने और तीर तलवार नेजे ढाले वाले घोड़े, हॉर्समैन, हाथी नए मंगवाए, लेके चल पड़ा दोबारा। अब कहां जा रहा है ये? गजनी। गजनी एक बार फिर, शाबाश, एक बार फिर गजनी जा रहा है। अब के क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस से वाकिफ था, तो पता था कैसे, तो इसलिए इसको पक्की एक्सपेक्टेशन थी कि अब ये जंग जीत जाएगा। बट कॉन्ट्रेरी टू हिज एक्सपेक्टेशंस अगेन, एक मरतबा उन्होंने इसको फिर बहुत मारा, बहुत मारा, और मारते मारते अब के इसको पिशावर तक ले आए। और इसने बेचारे ने तो क्या गजनी पे कब्जा करना था, उन्होंने सुबुक्तगीन ने पिशावर पे कब्जा कर लिया। ये बात समझ आ गई सबा? जी सर। और ये बार मूर्खा के शर्मिंदा नहीं हुआ, दे दें। पहले आप जो है अटैक किया, भाग गए, यहां से हमारे बंदे ले गए, उनको पैसे भी नहीं दिए, बिट्रे किया, अब फिर अटैक कर दिया। उसने कहा अच्छा चले भाई ऐसे करें, सुबुक्तगीन को कहा उसने, राजा जयपाल ने, क्या आप मेरे से पुराने वाले 10,000 दिरहम भी ले लें, नए वाले भी ले लें, हाथी भी और नए ले लें, और मुझे माफ कर दें। उसने फिर माफ कर दिए, वापस लाहौर आ गया। तो अब सुबुक्तगीन कहां बैठा है सबा? पिशावर। पिशावर में। अच्छा जी, नहीं जी, इस बैटल का कोई नाम नहीं है मिनहाल, बस ये बैटल्स हैं बिटवीन राजा जयपाल एंड सुबुक्तगीन। पिशावर में बैठ गया, ये लाहौर आ गया वापस, लेकिन आके हर वक्त ना ह्यूमिलिएटेड सा, सड़ा पूजा बैठा रहता है। इतना बड़ा राजा, जाओ जलाल का राजा, और बादशाह जाओ जलाल का मालिक, और 2 दफा चपेड़े पड़ी हैं, मार पड़ी है, मुसीबत, बड़ा दुखी, हर वक्त परेशान सा रहता था, सड़ियल बैठा रहता था हर वक्त। एक दिन एक सिपाही आया और कहने लगा कि राजा साहब, मैं आपके लिए खुशी की खबर लाया हूं। उसने कहा, ए सिपाही, रादर ए मनहूस सूरत सिपाही, तू अपनी शक्ल के बरखिलाफ खबर कहां से लाया? तू किसी के मरने की इतला दे, तेरा क्या काम खुशी की खबर से? बहरहाल सिपाही ने कहा, राजा साहब, मैं तो ये बताने आया था कि मुसलमानों का वो बहादुर बादशाह सुबुक्तगीन, जो 2 मरतबा आपको शिकस्त दे चुका, जो आपको 2 मरतबा ह्यूमिलिएट कर चुका, वो पिशावर में नहीं है। किसी 1.5-2 साल, उस जमाने में लोग ना एडवेंचर पे निकल जाते, तो 1.5-2 साल के किसी एडवेंचर पे कहीं जंग लड़ने निकल गया है। राजा साहब, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अटैक करें पिशावर पे, और पिशावर रिकैप्चर करें, और अपना लॉन्ग अवेटेड ड्रीम टू कैप्चर गजनी वो भी पूरा कर लें, क्योंकि सुबुक्तगीन तो वहां पे है ही नहीं। सवा बात समझ आई आप? जी सर। सवा बेटी से लेंगे जी इजाजत और चलेंगे आगा साहब के पास, जो पहले कह रहे थे कि जनाब, नहीं सॉरी, हसन के पास जाना है, उसका काम को। सवा बेटी, थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग यू, गॉड ब्लेस यू, जीती रहो, सलामत रहो। अस्सलाम वालेकुम सर। और नहीं भाई, बड़ी डिस्टॉर्शन आपके माइक में, पंखा बंद कर दें हसन साहब। हाँ जी, सुकून हो गया, अब आवाज आ रही? जी सर, क्लियर आ रही, बिल्कुल, शाबाश। हसन कैसा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सीम टू बी अ वेरी डिसेंट गाय हसन, बहुत माशाल्लाह, आप डिसेंट पर्सनैलिटी आपकी डीपी में नजर आ रही है जो। तो भाई ये गर्ल्स का तो चलो जस्टिफाइड होता है, वो तो हमारी बेटियां अपनी नहीं लगाती डीपी, ये बॉयज है वो तो डीपी लगाया करो यार, पता तो चले बंदा किससे बात कर रहा है। ठीक है, वो अब देखे ना, जाजेब खान साहब ने लगाई है कि पैराशूट से कोई बंदा छलांग मार रहा है। अब अगर ये जाजेब खान साहब खुद हैं तो बड़ा अप्रिशिएबल है जी, पता नहीं क्या सिलसिला, ये कितना कैसे कर रहे हैं, ये इनसे भी बात किसी दिन करेंगे हम। ठीक है, तो हसन कहाँ है, आप लाहौर में है? नहीं सर, मैं चकवाल में। चकवाल में? जी सर। वो जो मैंने यूकेसी आपको कहा था? जी जी सर, यूनाइटेड किंगडम ऑफ चकवाल। ओके, नहीं मेन चकवाल में, उसके गिरदोनवा में है कहीं? सर चकवाल के तहसील तलागंग। तहसील तलागंग। तलागंग में होते हैं आप? अच्छा अच्छा, तलागंग में तो किस जगह, कचहरी के पास होते हैं? सर राउंड अबाउट उसके करीब ही। कचहरी से जरा आगे जाए तो राउंड अबाउट आता है ना? जी सर, कचहरी से थोड़ा सा आगे जाके राइट हैंड पे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आप ये देखिए, मैं कहाँ कहाँ तक पहुंचा हूँ पाकिस्तान में।
सर आप नहीं पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेगा? मुझे आप ये बताएं, आप चकवाल क्यों कह रहे हैं अपने एरिया को, तलागंग क्यों नहीं कहते आप? सर एक्चुअली काफी दफा ये फेस करना पड़ता है कि कई लोग तलगंग को नहीं जानते होते, तो दैट्स व्हाई जिला को ज्यादा जानते होते हैं, तो इसलिए चकवाल का इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अच्छा अच्छा, चले, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हसन, बहुत खुशी हुई। तलागंग से मेरा एक खसूसी ताल्लुक है, मैं इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो। तो बड़ी मुझे मोहब्बत है उस एरिया से, तलागंग के, और आई विल लेट यू नो। ओके जी, हालांकि मैं तो बेसिकली लाहौर को भाई, हमेशा से लाहौर में रहा हूँ। तो तलागंग से आप हैं, और तालीम कहाँ से जी आपकी हसन? सर मेरी यूडी टेक्सला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। मैंने ऑलमोस्ट 2.5 साल जॉब की है एंड देन नाउ स्टार्टेड सीएसएस। जॉब कहाँ की बेटे? सर मैंने हुआवे में। वेरी गुड। तो ये तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चल पड़े आप? नहीं सर, मैं इलेक्ट्रिकल करके टेलीकॉम की तरफ चल पड़ा। टेलीकॉम की तरफ चल पड़ा, अच्छा, वेरी गुड हो गया, वेरी गुड। हाँ, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं, टेलीकॉम है वो, गुड जी सर। ओके जी। तो बात कहां तक पहुंची हसन कि इसको इतला मिली कि सुबुक्तगीन वहां पे नहीं है। आप ना सिर्फ शावर रिकैप्चर करें, बल्कि लॉन्ग अवेटेड ड्रीम भी फुलफिल करें। कौन सा? गजनी वाला, गजनी पे कब्जा करने का। तो ये फिर फौज, तीर तलवार, नेज़े ढाले भाले, घोड़े हाथी लेके चल पड़ा। कहां जा रहा है हसन ये अब? सर गजनी, पेशावर जा रहा है, फिर नेक्स्ट गजनी। वहां से गजनी, पेशावर पहुंचा। खबर तो दुरुस्त थी कि सुबुक्तगीन वाज नॉट देयर, बट अनफॉर्चुनेटली अब के वहां से निकला सुबुक्तगीन का बहादुर बेटा सुल्तान महमूद गजनवी। उसने और इसको मार मार के उसने हशर कर दिया। अच्छा, मार मुर खा के शर्मिंदा नहीं हुआ, कह चलो बहन माफी दे। वो उसने कहा यार तुम क्या आदमी हो, 2 दफा अब्बा जी को मामू बना के निकल के माफी मांग के मक्का में भाग जाते हो यहाँ से। लेकिन एक्सपर्ट आदमी था, फिर माफी मांग के निकल आया। अच्छा, माफी मांग के तो ये आ गया, छोड़े इसको, वापस लाहौर आ गया। लाहौर आ गया, लेकिन इतना ह्यूमिलिएटेड था कि हर वक्त दुखी इतना था, आते जाते लोग बिस्ती करते थे कि यार ये देखो, ये है राजा जो बिस्ती करवा के चपेड़े खा के मार खा के माफी मांग के आया हुआ है। यहाँ से हर वक्त जो है जनाब वो दुखी बैठा रहता था। यहाँ से हाल रोड से आके सीढ़ियां ले गया मुकेश गम की वादी में, वो सुनता रहता था बैठा। एंड वन डे ही कमिटेड सुसाइड, खुदकुशी की हसन साहब इसने, और ये मर गया। ठीक है सर, ये इसको बार बार माफ क्यों कर देते थे? एक्सपर्ट था, माफी इतने अच्छे तरीके से मांगता था। ठीक है, माफी मांग के निकल जाता था वो। मर्जी यार, स्किल है भाई उसका, आपको क्या मसला है? नहीं सर, ये तो वो वाली बात होगी ना, वो एक आदमी था, तो वो डूबने वाला था समुद्र में, तो कहता है अल्लाह बचा ले, मैं देख चावलों की दूंगा। तो लहर आती है, उसको साहिल पे फेंक दिया, तो वो बैठ जाता है, तो कहता है कौन सी देख, तो अल्लाह उठा के फिर फेंक देता है उसको, मतलब वो दोबारा दरिया में समुद्र में चला जाता है। कहता है अल्लाह जी मैंने ये पूछी थी कि मीठे या नमकीन। तो इसका भी वही माफी वाला अल्लाह निकल के कह रहा है केड़ी देख, कौन सी देख? अच्छा, मैं तो पूछ रहा था मीठी के नमकीन। वाह जी वाह यार, हसन दिल खुश कर दिया तूने, वेल डन यार, वेल सेड। अच्छा जी, जरा आगे लेके बात को चलते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने, ये तो खुदकुशी कर गए तो मार गया छोड़े से। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस पे क्या कामयाबी हासिल की इसके खिलाफ राजा जयपाल के? उसको आदत ही पड़ गई। ये जो गाना नहीं बनाया हुआ आतिफ ने, अब तो आदत सी है मुझको, ये उसी पे बनाया है। उसको आदत ही पड़ गई। वो एवरी नाउ एंड देन ही kept on attacking the different areas of subcontinent। तो अगला टाइम स्लॉट अपना देखिए हसन, 1001 से 1027 तक का टाइम है। इन 26 इयर्स में सुल्तान महमूद गजनवी लॉन्च्ड 17 अटैक्स इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ सबकॉन्टिनेंट। गुजरात एक जगह है, उसके नजदीक जगह है काठीवार, वहां पे मंदिर था, सोमनाथ का मंदिर। सुल्तान महमूद गजनवी अटैक दैट टेंपल। उसने वहां पे हजारों बुत थे, वो सब तोड़ दिए सुल्तान महमूद गजनवी ने। और तारीख में बुतकन आइडल ब्रेकर के नाम से मशहूर हो जाता है सुल्तान महमूद गजनवी। और सुल्तान महमूद गजनवी ने यहाँ पे इस्लाम की एक नई दास्तान जो है वो लिखनी शुरू की। बट अनदर स्कूल ऑफ थॉट इज देयर जो कहता है कि सुल्तान महमूद गजनवी वाज नेवर इंटरेस्टेड इन spreading Islam. Rather, he used to launch all those attacks in just
in order to gather the wealth from these areas and to strengthen his center गजनी। अच्छा जी, तो ये उनका स्कूल ऑफ थॉट है दूसरा। और वो क्यों ऐसा कहते हैं? वो कहते हैं कि तारीख ये तो लिखती है कि सुल्तान महमूद गजनवी broke thousands of the idols, बट तारीख ये नहीं लिखती कि सुल्तान महमूद गजनवी managed to get 6 tons of gold which was there in the form of necklaces around the necks of all those idols, and they are of the view that Sultan Mahmud Ghazvi was never having this right to attack that religious place, that temple, and to capture all that gold with him। अच्छा जी, लेकिन बार और दूसरा वो एक और कहते हैं, वो कहते हैं कि if he was launching all those attacks or to spread Islam, then why did he attack Multan, which was already under the rule of Muslims? Ismailis were there, their leader was there. Why did he kill Daud? एक दफा दाऊद भाग गया, इसने दोबारा जाके पकड़ के फिर मार दिया उसे। अच्छा जी, लेकिन दो स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में कहते हैं, जो भी कहते रहे ये स्कूल ऑफ थॉट, हमारा काम ही नहीं है आसान साहब, हमने अपने काम से काम रखना है। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि just have a close eye on those particular incidents of the history which can be related with the ideology of Pakistan in the later stages of the political history of the subcontinent। तो भाई हमारा काम ये है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने 17 डिफरेंट एरियाज पे अटैक किया, KPK में भी, बलूचिस्तान के एरियाज में भी, और जिस वक्त जो एरिया वो विन करता था यहाँ पे वो मुसलमान गवर्नर बिठा देता था सुल्तान महमूद गजनवी। उसको शान साहब अटैक करने की इतनी आदत हो गई थी सुल्तान महमूद गजनवी को कि घर से दही लेने जाता था तो किसी जगह तो 2-3 इलाके, 2-3 महल्ले फतह करके आ जाता। अम्मी कहती थी बेटे देर होगी, कहता जी अटैक करने चला गया था कहीं। अच्छा सर, इसने यहाँ पे एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ बेटे, ज़हन में रखना, अभी बात करना। जिस वक्त जो एरियाज विन करता था वहां मुसलमान गवर्नर बिठा देता था, और जो अरब मिशनरीज, दोज हु हैड ऑलरेडी अराइव्ड हियर इन सबकॉन्टिनेंट, सिंध और पंजाब में जिनको कासिम ने बुलाया था, वो तो जाहिर है 200-300 साल गुजर गए हैं, फौत हो गए होंगे, उनकी आल औलाद यहाँ बसी हुई थी। When they came to know कि these areas are also under the rule of Muslims, मुस्लिम गवर्नर बैठा है, तो they started visiting those areas and started preaching Islam there, और इस्लाम की प्रीचिंग यहाँ पे करने लगे, जिसकी वजह से areas of present day KPK and Balochistan also became the Muslim majority areas। तो मैं ये कहता हूं कि सिंध और पाकिस्तान के 4 सूबे, सिंध और पंजाब, KPK एंड बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में इस्लाम आ गया ड्यू टू द वैल्यूएबल एफर्ट्स मेड बाय सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम। सिंध और पंजाब में आसान, ठीक बात है जी सर। और KPK में आ गया ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ सुल्तान महमूद, ठीक हो गया। यहां तक हमने ये बात 1027 तक लाके रोकी, और जहां पे बात हमने रोकी है वहां पे हमने देखा कि जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है उसके एरिया सिंध और पंजाब में इस्लाम आ चुका, मेजॉरिटी नंबर ऑफ पीपल मुस्लिम्स हो चुके ड्यू टू द इंपैक्ट्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ कासिम, और इधर इस्लाम आ चुका KPK और बलोचिस्तान में ड्यू टू द इंपैक्ट्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी। अच्छा, तो मैं ये कहता हूं कि आगे जब चलते हैं सिलेबस में, तो आप सेकंड थर्ड लास्ट एक टॉपिक आपके पास लिखा हुआ है इसी में, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्पीचेस ऑफ जिन्ना एंड इकबाल। तो सिर्फ सुने मेरी बात ध्यान से कि जिन्ना एक जगह कहते हैं कि बाय ऑल कैनन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ मुस्लिम्स आर अ नेशन, कहते हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर 2 डिफरेंट नेशंस। एक जगह कहते हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर 2 सेपरेट नेशंस। जिन्ना एक जगह कहते हैं कि we did not demand Pakistan for the sake of peace of our land only, we wanted to have a laboratory where we could experiment the Islamic principles। एक जगह जिन्ना कहते हैं कि why we demanded Pakistan, was it due to the narrow-mindedness of the Hindus? No. Was it due to the cunning approach of the Britishers? No. We demanded Pakistan because the fundamental demand of our religion Islam to have a separate homeland। इकबाल कहते हैं
कि द नॉर्थ वेस्टर्न प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्रेजेंट डे बांग्लादेश should be consolidated to form independent states within or without the British rule of British Empire. तो भाई ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज की बात करते हैं इकबाल, जिन्हें कहते हैं टू डिफरेंट नेशंस, टू सेपरेट नेशंस, बाय ऑल कैनन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ वी आर अ नेशन. इट इज अ फंडामेंटल डिमांड ऑफ आवर रिलीजन इस्लाम टू हैव अ सेपरेट होमलैंड. वी वांटेड टू हैव अ लैबोरेटरी वेयर वी कुड एक्सपेरिमेंट द इस्लामिक प्रिंसिपल्स. ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो जिन्ना और इकबाल करते हैं, ये कैसे करते हैं भाई? पीछे करोड़ों लोग खड़े हैं. ये करोड़ों लोग कहां से आए हैं? क्या ये जिन्ना और इकबाल ने बना के दिए हैं? हरगिज नहीं. ये वो करोड़ों लोग हैं जो जिनका जहां कहां से ये लोग जनरेट हो गए हैं. ये किसका क्रेडिट है? करोड़ों लोग जिन्ना और इकबाल के पीछे खड़े करने का क्रेडिट किसका है? सुने, ये उस्मान अल-आस का क्रेडिट है. ये मुगीरा का, मुहल्लब बिन सगीरा का, सन्नान बिन सलमा का, अब्बाद बिन ज़ियाद का, मोहम्मद बिन कासिम का और सुल्तान महमूद गजनवी का क्रेडिट है कि करोड़ों लोग जिन्ना और इकबाल के पीछे खड़े हैं, जिनकी बेस पे, जिनके सर पे खड़े होके जिन्ना कहते हैं कि बाय ऑल कैनन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ वी आर अ नेशन. और इकबाल कहते हैं कि द नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज. ओ कोई बात समझ में आती है हसन साहब? जी सर, नारा मारने का दिल कर रहा है. ओके जी सर, नाइस, वेरी नाइस भाई. और सवाल आप जितने भी आप लोगों ने करने वो आप करेंगे कल. आज का वक्त हो गया जी खत्म. आज के लिए इतना ही. किताब मैं आपको लिखवाऊंगा कल इंशाल्लाह ताला खुदा जिंदगी बल्कि किताबें लिखवाऊंगा. फिलहाल ये जो नोट्स हैं स्पोगमाई खटक, ये अगर मैं नाम, आई एम सॉरी बेटे अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं, तो आप सुबुक्तगीन पूछ रहे हैं स्पेलिंग, तो सुबिक्तिगिन SUBIKTIGIN सुबिक्तिगिन. किताब का नाम लिख लीजिए अगर आपको क्यूरी एग्जाम में कोई क्वेरी न रह जाए. पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान बाय डॉक्टर सुल्तान खान साहब. ठीक है जी. और एक हमारी वर्ल्ड टाइम की छपी हुई किताब है जो कि राइटर हैं उसके उस्मानी साहब. हसन बस में बैठा हुआ है? जी सर, बस में बैठा हुआ बेटे? नो सर, एक्चुअली बैक साइड पे रोड है. दैट्स राइट. अच्छा, मेन रोड के पास है आपका घर? जी, मेन रोड के पास. ओके. तो दूसरी किताब मैंने आपको दिखाई, हमारी वर्ल्ड टाइम की छपी हुई है, पाकिस्तान अफेयर्स, इसका नाम है. उस्मानी साहब राइटर हैं. क्यों ये किताब रिकमेंड कर रहा हूं? इसलिए कि सिलेबस के सारे टॉपिक्स को टच कर देती है, तो आपको ये फायदा इसमें पहुंच सकता है. अच्छा जी. और फिलहाल जितना मैं पढ़ा रहा हूं पहले 2, 3, 4, 5 लेक्चर्स, उसके लिए मेरे नोट्स ये जो है आपके पास ये जो व्हाट्सएप के फॉर्म में आए हुए हैं पीडीएफ में, दोज आर एनफ. ठीक है जनाब. सो जेंटलमैन, व्हाटसोएवर वी हैव ट्राइड टू डिस्कस टुडे, रिपीट इट, कंप्लीट इट एंड कंक्रीट इट एंड नेवर लेट इट नो टू एनीबॉडी एल्स हाउ सिंपल इट इज. और सब कुछ क्या है हसन साहब? सब कुछ बेकार है. बस यू पीपल, द किड्स, यू पीपल आर प्रीशियस. कितने? वेरी वेरी प्रीशियस. क्यों कहता हूं? इसलिए कि जब छोटा सा बच्चा होता है ना, आप लोगों को मेरे बेटे 1 मिनट नहीं, एक सेकंड देख के परवान चढ़ाया जाता है. बुखार हो जाता है, काका पटाखा छोटा सा प्यारा सा बुखार चढ़ जाता है, सारी रात माँ बाप इर्द गिर्द बैठे रहते हैं, माथे पे हाथ रख रख के उसके एक दूसरे को तसल्ली देते रहते हैं, अब कम गर्म लग रहा है, बुखार उतर रहा है इसका. इस तरह मेरे बेटे आप लोगों को परवान चढ़ाया जाता है. यू आर वेरी वेरी प्रीशियस. Always try to take great care of yourselves. You are very precious. Or try to become what? The best possible sons or daughters of your parents. कि इसके अलावा ना दुनिया में ना आखिरत में कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं है, और अगर कोई रास्ता है भी एटलीस्ट तो वो मुझे पता नहीं है. See you all next time. Keep flying and enjoying it. Salman Kazmi signing off. Thank you very much. Thank you sir. Thank you.